हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है माइस्थेनिया ग्रेविस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट भी हो सकता है या फिर आपके मेनली जो ये है क्लिनिकल क्वेश्चन में जो आपके मतलब टर्म 1 टर्म 2 होते हैं उसमें क्लिनिकल क्वेश्चन में आ सकता है। क्लिनिकल क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल होता है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो हम इसको बहुत ही डिटेल में देखेंगे और इसके लिए आपको एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये था हमारे पास नर्व, ठीक है। यहाँ पे थी हमारे पास नर्व, ये थी हमारे पास मसल। यहाँ पे देखिए मसल फाइबर्स बना रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ था। यहाँ पे थे हमारे पास एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स। तो ये थे हमारे पास एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स, ठीक है। तो यहाँ से एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और इन एसिटाइल कोलिन जो रिसेप्टर्स है इन पे जाके जुड़ता है और फिर वो क्या करता है, यहाँ पे एक एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट करता है जो कि आगे जाके एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है और ये एक्शन पोटेंशियल क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम चलता है। आज हम देखेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस में असलियत में होता क्या है। अगर मैं इसी इमेज में आपको समझाऊं तो यहाँ पे आप देखिए एसिटाइल कोलिन एकदम अच्छे से रिलीज हो रहा है, लेकिन हमारे पास एंटीबॉडीज मतलब ये जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो क्या है मेरे पास, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो हर टाइम क्या करती है, एंटीबॉडीज बनाती है फॉरेन एजेंट्स के लिए। मतलब मान लीजिए आपके बॉडी में किसी भी तरीके का कोई फॉरेन एजेंट आ गया है तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, जो हमारी बॉडी है वो बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाती है ताकि उस एंटीजन को मार सके। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारी बॉडी के ही किसी पार्ट्स को मतलब पराया समझ लेती है, उसके अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। तो वो उस जो डिसऑर्डर होता है उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। तो आज हम देखेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है, ये जो एंटीबॉडीज बनती है वो इन रिसेप्टर्स पे जाके जुड़ जाती है। अब आप देखिए अगर ये रिसेप्टर्स पे जाके एंटीबॉडीज जुड़ गई है तो यहाँ पे एसिटाइल कोलिन इससे नहीं जुड़ पाएगा। अब अगर एसिटाइल कोलिन नहीं जुड़ पाएगा तो किसी तरीके का मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा तो आप खुद समझिए जो हमारे पास मसल्स है वो क्या किस में आ जाएगी, रिलैक्सेशन वाले फेज में। तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसकी आईलिड देखिए तो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो चुकी है। ये एक बहुत ही क्लासिकल फर्स्ट सिम्टम है माइस्थेनिया ग्रेविस का। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ थ्योरी लिखी है इस टॉपिक में, क्योंकि ये एग्जाम में जनरली पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली ये थ्योरी एग्जाम में लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारे पास माइस्थेनिया ग्रेविस है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। उसी में क्या होता है, हमारे पास प्रोफाउंड मस्कुलर वीकनेस क्यों होगी, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी और एक रिलैक्सेशन वाले फेज में चली जाएगी। वो कैसे होता है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफेक्ट इन न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन में डिफेक्ट आता है, यह आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है इस बीमारी में, ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट N1 निकोटिनिक रिसेप्टर। जो मैंने आपको रिसेप्टर्स बताए थे कि ये होता है हमारे पास नर्व, यहाँ पे होती है मसल्स और यहाँ पे हमारे पास एक पेंटामरिक रोजेट स्ट्रक्चर का, ये अभी मैं रफ बना रहा हूँ, पेंटामरिक रोजेट स्ट्रक्चर का रिसेप्टर्स होता है जो कि मैंने आपको NM बताया था। इसी को ही क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, N1 रिसेप्टर्स। तो N1 निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं उन पे जाके वो एंटीबॉडीज जुड़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट N1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट एट मोटर एंड प्लेट। ये क्या थी हमारे पास, मोटर एंड प्लेट। यहाँ पे हमारे पास जो रिसेप्टर्स है उन पे जाके वो एंटीबॉडीज जुड़ जाती है, जिसकी वजह से जो एसिटाइल कोलिन है वो नहीं जुड़ पाता। तो ये जो एंटीबॉडीज होती है जैसे ही रिसेप्टर्स से जाके जुड़ती है ये इन रिसेप्टर्स को खराब कर देती है, ठीक है। तो दिस रिड्यूसेस नंबर ऑफ अवेलेबल रिसेप्टर्स जो थे हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 4 नंबर के अंदर मतलब 4 क्वांटिटी में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स बनाए। यहाँ पे इस एंटीबॉडीज ने क्या किया, इन 2 को डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर इन 2 से जाके जुड़ गई, लेकिन अभी भी 2 खाली है। तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो एसिटाइल कोलिन है हमारा वो तो रिलीज हो ही रहा है, तो वो जो एसिटाइल कोलिन है वो जाके इस रिसेप्टर से जुड़ेगा। लेकिन होगा क्या, देखिए मैं इसी एग्जांपल में आपको समझाता हूँ। अभी मेरे पास क्या है, यहाँ पे 2 रिसेप्टर्स है, तो अगर जो हमारे पास एंड प्लेट पोटेंशियल है
वो जनरेट होती है तो वो तो सब में जनरेट हो जाएगी, लेकिन एंड प्लेट पोटेंशियल से एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए हमारा जो एंड प्लेट पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अभी ऐसा मानिए कि एसिटाइल कोलिन हमारे पास इतने हैं कि वो इन दो रिसेप्टर्स पे जाके जुड़ रहे हैं, और इन दो रिसेप्टर्स पे जब जाके जुड़ रहे हैं तो एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और एक्शन पोटेंशियल अभी भी जनरेट हो रहा है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ मान लीजिए मॉर्निंग की, अभी आप जस्ट उठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स बन रखे हैं, वो जाके रिलीज हो रहे हैं, और जो बच्चे कुछ रिसेप्टर्स थे जिनको अभी इन एंटीबॉडीज़ ने डिस्ट्रॉय नहीं किया है, वहाँ पे जाके ये एसिटाइल कोलिन जुड़ता है और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है। तो सुबह सुबह मतलब अगर आप कोई भी काम के शुरुआत कर रहे हैं उसमें अभी आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे आप अपने दिन में आगे बढ़ेंगे या फिर किसी भी काम को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे तो ये जो एसिटाइल कोलिन के बैग्स है या फिर वेसिकल्स है ये डिप्लीट होते जाते हैं, मतलब खत्म होते जाते हैं। अब यहाँ पे बरोबर एसिटाइल कोलिन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए एसिटाइल कोलिन कम है। अब अगर यहाँ पे एसिटाइल कोलिन कम है तो क्या होगा, ये सिर्फ एक ही रिसेप्टर से जाके जुड़ा, ये मैं आपको जस्ट रिलेटिवली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये एक ही रिसेप्टर से जाके जुड़ेगा तो एंड प्लेट पोटेंशियल जनरेट तो हो जाएगा, लेकिन उसकी अमाउंट इतना नहीं होगा कि वो एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। तो आप इससे अच्छे से समझ सकते हैं कि एक तो एंटीबॉडीज़ ने इन रिसेप्टर्स को ख़राब कर दिया जो कि माइस्थीनिया ग्रेविस में हो रहा था, लेकिन एक माइस्थीनिया ग्रेविस का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब आप नोट पॉइंट मान सकते हैं कि अगर आप कोई भी वर्क स्टार्ट करते हैं तब आपको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप उस वर्क को प्रोग्रेस करेंगे, मतलब वो काम करते रहेंगे, उस मसल को कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कराते रहेंगे, तो ये जो एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स है ये डिप्लीट हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एंड प्लेट पोटेंशियल जो है हमारा वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, और मैं आशा करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। तो वापस मैंने एक थियोरी लिखी है, वो है एंड प्लेट पोटेंशियल फॉर्म्ड इज टू वीक, मतलब बहुत ही कम बनेगा एंड प्लेट पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसेप्टर्स, ठीक है। इन माइस्थीनिया ग्रेविस मसल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली फर्स्ट, मतलब शुरुआत में अगर मैं कोई भी काम शुरू कर रहा हूँ तो मसल में आराम से कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी क्योंकि अभी एसिटाइल कोलिन अच्छा खासा है, लेकिन बाद में एसिटाइल कोलिन डिप्लीट होता रहेगा तो जो फैटिग है, फैटिग मतलब थकान, वो कब आती है हमारे पास, रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिपीटेड एफर्ट्स के बाद जो है हमारे पास वो वेसिकल्स खत्म हो जाएंगे और माइस्थीनिया ग्रेविस का जो रियल सिम्टम्स है वो हमको दिखाई देंगे ड्यूरिंग द डे। मतलब सुबह आराम से आप काम कर सकते हैं, लेकिन जब डे प्रोग्रेस करेगा तो आपकी मसल बार बार कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसकी वजह से वेसिकल्स नहीं बन पाएंगे और ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो ट्रांसमिशन हो रहा था, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, वो अब नहीं हो पाएगा। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, लेकिन तो भी मैं आपको एक बार वापस समझा रहा हूँ कि एसिटाइल कोलिन यहाँ पे दो थे एग्जाम्पल के लिए, तो दो रिसेप्टर्स अभी तक बचे हुए हैं, उन पे गया तो उस एंड प्लेट पोटेंशियल ने क्या एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर दिया। लेकिन वहीं अगर हम बाद में जाएंगे तो एसिटाइल कोलिन डिप्लीट हो रहा है, ये देखिए एसिटाइल कोलिन डिप्लीट हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो एंड प्लेट पोटेंशियल है वो तो जनरेट होगा लेकिन वो एक एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं कर पाएगा। तो यही मैं आपको ओवरऑल समझाना चाहता था। अब हम देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हमको दिखते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस में। तो ये सिम्टम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये मतलब जो क्लिनिकल क्वेश्चन आता है वो डायरेक्ट सिम्टम्स पे आएगा और उसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि उस बंदे को माइस्थीनिया ग्रेविस है। तो मेनली जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, आईलिड का गिरना। क्यों? क्योंकि जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, जो आई मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, कंटिन्यूसली ड्रूपिंग होगी, मतलब वो बार बार आईलिड गिरेगी। फिर हो जाएगा इम्पेयर्ड विजन। क्यों? क्योंकि जो हमारी मसल्स जो है आई बॉल के अंदर जो कि विजन को मतलब मेंटेन करके रखती है कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से, वो अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। फिर है हमारे पास स्पीच डिफिकल्टी, क्योंकि हमारी लैरिंग्स की जो मसल है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, उसकी वजह से हमारे पास स्पीच डिफिकल्टी आएगी। फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होने आएंगे हमारे पास। एक होगा डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग एंड च्यूइंग, मतलब खाने में और स्वेलो करने में आपको दिक्कत आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है ब्रीथिंग इश्यूज़। ब्रीथिंग इश्यूज़ मतलब जो हमारी मसल्स होती है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब इंसान में अगर मसल काम नहीं कर पा रही तो ब्रीथिंग भी बरोबर नहीं हो पाएगी, तो ये बहुत ही डेंजर सिचुएशन हो जाती है। तो याद रखिएगा, माइस्थीनिया ग्रेविस के सीवियर केसेस में पेशेंट में डाई ऑफ रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस।
मसल पैरालिसिस कौन सी, रेस्पिरेटरी मसल पैरालिसिस की वजह से इंसान मर भी सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी मैंने आपको लिम्ब वीकनेस तो बता ही दिया था। तो ये सारे सिम्टम्स है माइस्थीनिया ग्रेविस के। अब हम देखते हैं कि आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस को कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है हमारे पास एंटीकोलिनेस्टरेज। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक तो है हमारे पास एंटीबॉडी, एक है हमारे पास एसिटाइलकोलिन, और ये compete कर रहे हैं कि हमको इन रिसेप्टर से जुड़ना है। अगर ये एंटीबॉडीज जाके जुड़ गई तो एसिटाइलकोलिन नहीं जुड़ पाएगा। लेकिन आप सोचिए एसिटाइलकोलिन बहुत ज़्यादा है, एसिटाइलकोलिन बहुत सारा है। तो अगर बहुत सारा एसिटाइलकोलिन होगा तो वो इस एंटीबॉडीज से compete करेगा और जाके क्या करेगा, एसिटाइलकोलिन यहाँ पे इन रिसेप्टर्स पे जुड़ जाएगा। तो अगर हम एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा दें, तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, एंटीकोलिनेस्टरेज क्या करते हैं, जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज है, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो कि एसिटाइलकोलिन को डिप्लीट कर रहे थे, एसिटाइलकोलिन को डिप्लीट कर रहे थे, ये एंटीकोलिनेस्टरेज जाके इनको ही डिप्लीट कर देते हैं। जो एसिटाइलकोलिनेस्टरेज है उनको ही ख़राब कर देंगे, उनको ही इनिबिट कर देंगे। तो हमारे पास जो एसिटाइलकोलिन है उसका लेवल बढ़ जाएगा, एसिटाइलकोलिन है उसका लेवल बढ़ जाएगा। तो ये जो एसिटाइलकोलिन है अब जब बढ़ गया है तो वो क्या करेगा, इन एंटीबॉडीज से compete करेगा, और इस एंटीबॉडी से compete करके वो इन रिसेप्टर्स पे जाके जुड़ जाएगा। और अगर एसिटाइलकोलिन जुड़ जाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एंड प्लेट पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकता है। तो इस तरीके से हम माइस्थीनिया ग्रेविस को ट्रीट कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सी दवाई है, मेनली जो है हमारे पास फाइसोस्टिजमिन, नियोस्टिजमिन, इसमें भी जो ड्रग ऑफ चॉइसेस होती है वो है नियोस्टिजमिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंक्रीज नंबर ऑफ एसिटाइलकोलिन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो कंडीशन है हमारे पास वो टेम्पररली इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, एंटीबॉडीज़ कौन बनाता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है थाइमस। एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में एक ऑर्गन होता है थाइमस, जो कि क्या करता है, इन एंटीबॉडीज़ को बनाता है, ठीक है। तो अगर हम इस थाइमस को ही रिमूव कर देंगे तो ये एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनेगी। अगर एंटीबॉडीज़ ही नहीं बनेगी तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा। तो आप इस चीज़ से एक और बात याद रख सकते हैं कि कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, अगर उसमें हम थाइमस का रिमूवल कर देते हैं तो वो कंडीशन ठीक हो सकती है। इसी के साथ हमने माइस्थीनिया ग्रेविस को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सवाल है, तो आप इसको ज़रूर बुक्स के रेफरेंस से पढ़िए। और भी 2-3 टॉपिक्स मतलब इसके अंदर होते हैं, वो भी आप कहीं ना कहीं बुक से आप जुगाड़िए। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है इस पूरे टॉपिक का, अच्छे से समझा दिया है। अब हम देखते हैं लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम के बारे में। तो लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम मतलब एकदम देखा जाए तो माइस्थीनिया ग्रेविस जैसा ही होता है। इसमें भी मसल थक जाती है, मसल फैटिग होता है इसमें भी, और मतलब क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस होता है वो ये है, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो इम्प्रूव विथ रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन। ये जस्ट अपोजिट है माइस्थीनिया ग्रेविस से। माइस्थीनिया ग्रेविस में हमने देखा था कि आप जैसे जैसे वर्क करते हो उससे क्या होगा, जो हमारी मसल है वो फैटिग में जाएगी। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा फैटिग कम होगा। तो इस लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में होता क्या है, आप सिंपल सा समझिए, लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम। अब यार ये जो नाम है ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, आप कुछ भी करिए, आज नहीं तो कल आपको ये सारे नाम याद होने ही चाहिए। तो लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में क्या होता है, जो हमने बात करी थी, ये न्यूरॉन था, ये हमारे पास मसल थी, ठीक है, ये मसल है, ये हमारे पास न्यूरॉन है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था मेरे पास न्यूरॉन में होता है कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल से क्या होता है, कैल्शियम अंदर आता है और ये जो एसिटाइलकोलिन के हमारे पास जो वेसिकल्स बने हुए थे इनको रिलीज़ करवाता है कैल्शियम। तो यहाँ पे लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में जो एंटीबॉडीज़ बनती है वो इन कैल्शियम चैनल्स के अगेंस्ट बनती है। तो ये कैल्शियम चैनल क्या होंगे, काम नहीं कर पाएंगे इन एंटीबॉडीज़ की वजह से। तो होगा क्या, ये कैल्शियम अंदर नहीं जा पाएगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा, तो हमारा जो न्यूरोमस्कुलर पाथवे है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से भी ये मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी तो वो थक जाएगी। अगर वो कंटिन्यूसली रिलैक्सेशन में रहेगी तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो सिम्टम्स है वो लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम के आएंगे। तो यहाँ पे आप मेनली समझिए कि इफेक्ट किस पे हो रहा है, कैल्शियम चैनल पे। वही हम देखें माइस्थीनिया ग्रेविस में हमने देखा था जो एंटीबॉडीज़ थी वो किस पे एक्ट करती है, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स पे, ठीक है। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं। जो एंटीबॉडीज़ है वो किसके अगेंस्ट बनी, कैल्शियम चैनल के अगेंस्ट, प्रेजेंट इन मोटर नर्व एंडिंग, मोटर नर्व एंडिंग पे।
जो हमारे पास कैल्शियम चैनल थे, ये हमारे पास न्यूरॉन, यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम चैनल्स थे, ये है हमारे पास मसल, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम है वो अब अंदर नहीं आ पाएगा, तो इन चैनल के अगेंस्ट हमारे पास एंटीबॉडीज़ बन गई है। तो उससे क्या होता है, रिड्यूसेस कैल्शियम इन्फ्लक्स, कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज़ है वो हैम्पर हो जाएगा। हैम्पर मतलब वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होंगे तो सिंपल सी फिर से वही बात है, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे हमने लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम को भी कंप्लीट कर लिया है। एक चीज़ जो मेरे को आपको बतानी थी कि यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया भी था कि इम्प्रूवमेंट ऑफ मसल फंक्शन कब, जब हम कंटिन्यूसली वर्क करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो नर्व थी और उस पर जो हमारे पास कैल्शियम चैनल था, यहाँ पे जो कैल्शियम चैनल था, तो होता क्या है, अगर हम कंटिन्यूसली मान लीजिए काम कर रहे हैं, कंटिन्यूसली स्टिमुलस दे रहे हैं, कंटिन्यूस स्टिमुलस इस नर्व को दे रहे हैं, अगर हम कंटिन्यूस स्टिमुलस देते रहेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे बहुत सारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, और अगर बहुत सारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो बहुत सारा कैल्शियम अंदर आ पाएगा। अगर बहुत सारा कैल्शियम अंदर आएगा तो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो पाएंगे। तो अगर बहुत सारे कैल्शियम को आपको इन्फ्लक्स करवाना है तो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना पड़ेगा, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट कब होगा, जब आप कंटिन्यूस स्टिमुलस देते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रोलॉन्ग्ड वर्क विल इंक्रीज एक्शन पोटेंशियल। अगर आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं किसी भी मसल पे तो वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो कैल्शियम इन्फ्लक्स भी होगा, और अगर कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा तो एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और एसिटाइलकोलिन को रिलीज कराएगा। और अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज हो गया तो सिंपल सा वही कहानी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमने लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस टॉपिक का लास्ट एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी। ये थोड़ा सा बड़ा टर्म आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी टर्म है। होता क्या है, यहाँ पे आप मान लीजिए ये नर्व है, ये मसल है जो हम इतनी देर से बात कर ही रहे हैं, ये नर्व है, ये मसल है हमारे पास। तो ये देखिए, अभी अगर मैं बात करूँ, ये जो मसल थी यहाँ पे हमारे पास क्या था, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स है हमारे पास, और यहाँ पे हमने क्या देखा, एसिटाइलकोलिन बहुत सारा रिलीज हो गया है। ठीक है, तो अब मान लीजिए मैंने क्या किया, इस नर्व को मैंने यहाँ से डिनरवेट कर दिया। डिनरवेट मतलब काट दिया। अब जैसे ही मैं इस नर्व को यहाँ से काटूंगा तो क्या होगा, ये नर्व काम करना बंद कर जाएगी। अगर नर्व काम नहीं करेगी तो ये एक्शन पोटेंशियल जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। अब अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा तो अब जो एसिटाइलकोलिन है वो रिलीज नहीं हो पाएंगे। तो हमारी बॉडी ऐसे काम करती है, हमारी बॉडी को क्या करना है, किसी भी तरीके का स्टिमुलस जो है उसको गेन करना ही है। मतलब आप ऐसा मान लीजिए, जितना एसिटाइलकोलिन है उसका यूटिलाइजेशन करना है और उससे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। ये हमारी बॉडी का मेन एम है। अगर आपने यहाँ से नर्व काट दिए तो जो बचे कुछ एसिटाइलकोलिन है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए क्या करती है मसल, जो हमारे पास मसल है वो यहाँ पे और बहुत सारे रिसेप्टर्स को जनरेट कर देती है, बहुत सारे रिसेप्टर्स को जनरेट कर सकती है, ताकि जितना भी एसिटाइलकोलिन हमारे पास है वो यहाँ पे आ सके, वो इन रिसेप्टर्स से जुड़ सके। अगर बहुत सारा एसिटाइलकोलिन जुड़ेगा तो हमारी मसल जो है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी। लेकिन अब हुआ क्या, आप ये समझिए, थोड़ी टाइम बाद क्या होगा, एसिटाइलकोलिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हमारे रिसेप्टर्स है वो तो बने हुए हैं। और अब तो आप देखिए रिसेप्टर्स के नंबर भी बढ़ चुके हैं। मतलब हमने क्या देखा कि अगर एसिटाइलकोलिन का नंबर अगर कम हो रहा है, एसिटाइलकोलिन का नंबर अगर कम हो रहा है तो हमारे जो रिसेप्टर्स है वो अपना नंबर बढ़ा देते हैं। मतलब वो क्या करता है, अब हाइपर सेंसिटाइज हो जाता है। हाइपर सेंसिटाइज मतलब अब अगर थोड़ा सा भी एसिटाइलकोलिन होगा आएगा यहाँ पे तो वो आराम से कैप्चर हो जाएगा और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर पाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी। क्या चीज़ है ये, अब आप इसको थ्योरी में देखिए। जो हमारी बॉडी है वो ट्राई करती है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। तो अगर बाय चांस मैंने अगर डिनर्वेशन मतलब अगर इस नर्व को काट दिया तो क्या होंगे, मेरे पास इंक्रीज इन रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, मान लीजिए अभी यहाँ पे एसिटाइलकोलिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये एसिटाइलकोलिन तो खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही ये एसिटाइलकोलिन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, मैं एक आर्टिफिशियल एसिटाइलकोलिन दूंगा, आर्टिफिशियल एसिटाइलकोलिन दूंगा। अब अगर मैं आर्टिफिशियल एसिटाइलकोलिन यहाँ पे दे रहा हूँ, आर्टिफिशियल एसिटाइलकोलिन यहाँ पे दे रहा हूँ, तो रिसेप्टर्स तो बहुत सारे हैं, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स देंगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स थे इनका लेवल बढ़ गया था।
तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रेस्पॉन्स है वो भी बढ़ जाएगा। आर्टिफिशियल एसिटाइलकोलिन के देने से हमारा रेस्पॉन्स बढ़ गया, जो कि नॉर्मल जब नर्व थी तब भी नहीं, मतलब आप ये समझिए नर्व जब नॉर्मल है तो रेस्पॉन्स इतना नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने उसको काटा और आर्टिफिशियल एसिटाइलकोलिन दिया तो हमारे पास रेस्पॉन्स ज़्यादा आया। तो इसी को हमने क्या कहा कि डिनर वेट करने के बाद भी हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी है। तो ये जो टर्म थी वो आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये जो फिनोमिनन है ये कौन कौन सी जगह पे देखने को मिलता है, तो ये हमारी स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलता है, स्मूथ मसल्स में देखने को मिलता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में देखने को मिलता है। तो व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी? एक कॉज तो मैंने आपको बता ही दिया है, नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इंक्रीज हो गए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है वो है रीअपटेक इज ब्लॉक्ड। होता क्या है, ये मैंने एनी का मतलब होता है नॉर एपिनेफ्रिन। जिस तरीके से अभी तक हम एसिटाइलकोलिन की बात कर रहे थे, उसी तरीके से हमारे पास एक और न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि होता है नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन होता है ये किस तरीके से काम करता है, ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। वो कैसे करता है वो हम आगे जब न्यूरॉन वाला टॉपिक देखेंगे तब अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे सीएनएस वाले टॉपिक में। लेकिन अभी अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हेल्प करता है। तो होता क्या है, ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो रीअपटेक यहाँ पे हमारे पास चैनल्स होते हैं, रीअपटेक चैनल्स, जिनकी वजह से क्या होता है ये जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो वापस न्यूरॉन के अंदर जाता है। ठीक है, तो ये नॉरएपिनेफ्रिन वापस इसके अंदर जाता है। लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको काट दिया, तो उसकी वजह से मतलब डिनरवेट कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको डिनरवेट कर दिया। अगर मैं डिनरवेट कर दूंगा तो ये नॉरएपिनेफ्रिन है ये अंदर नहीं जा पाएगा। तो जो रीअपटेक है, नर्व एंडिंग पे जो रीअपटेक होता है नॉरएपिनेफ्रिन का, वो नहीं हो पाएगा। अगर रीअपटेक नहीं हो पाएगा तो आप समझिए यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो डिनरवेट करने से क्या हुआ, मेरा नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ गया। अब अगर नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, इसका जो हमारे पास रिजल्ट था, मतलब ये जहाँ पे भी एक्ट कर रहा था वो रिजल्ट भी बढ़ जाएगा। जो यहाँ पे सिम्टम्स आते हैं वो सिम्टम्स भी हमारे पास बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, डिनरवेट करने के बाद भी हमारे पास सिम्टम्स बढ़ गए। उसी को हम क्या कह रहे हैं, डिनरवेशन हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसी के साथ हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। और जो मेन जो हमारे पास दो बीमारी थी, एक तो माइस्थीनिया ग्रेविस और एक लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। ये आपके 15 मार्क्स के सवाल में आ सकता है। डिनरवेशन हाइपर सेंसिटिविटी जनरली कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन तो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको किसी भी तरीके की कोई भी कमी लग रही हो या फिर कुछ भी आपको मतलब चाहते हो कि मैं इस वीडियो पे टॉपिक बनाऊं या फिर जो भी है वो मैं ज़रूर करूंगा, आप ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसको पढ़ूंगा और इम्प्रूव जितना हो सकता है वो करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच।